कभी सोचा है कि ये सब कुछ, ये तारे, ये आकाशगंगाएं और हम, ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए आज समय में बिल्कुल पीछे चलते हैं और ब्रह्मांड की इस शानदार कहानी को परत दर परत खोलते हैं, एक नन्हे से बिंदु से लेकर इस विशाल कॉस्मस तक जिसे आज हम जानते हैं। चलिए सबसे बड़े और सबसे उलझाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। बिग बैंग से पहले क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग घुमा देता है, लेकिन साइंस के हिसाब से शायद ये सवाल ही गलत है, क्योंकि समय और जगह जैसा हम इन्हें जानते हैं वो तो बिग बैंग के साथ ही पैदा हुए, तो पहले जैसा कुछ था ही नहीं। तो अगर कोई पहले नहीं था तो फिर सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? यहीं से हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। वो एक पल जब हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु से पैदा हुआ था। तो ये बिग बैंग थ्योरी आखिर है क्या? जरा सोचिए, करीब 13.8 अरब साल पहले सब कुछ, हर तारा, हर ग्रह, हर चीज एक सुई की नोक से भी छोटी, बेहिसाब गर्म और घनी जगह में सिमटा हुआ था। और फिर वो फैलना शुरू हुआ। याद रखिए, ये कोई धमाका नहीं था, बल्कि ये तो स्पेस का ही एक बहुत तेजी से हुआ फैलाव था, एक ऐसे कॉस्मिक गुब्बारे की तरह जो आज भी फूल रहा है। और ये फैलाव इतना तेज था कि यकीन करना मुश्किल है। एक सेकंड के बस एक छोटे से हिस्से में ही यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन बन गए। सिर्फ 3 मिनट बाद पहले न्यूक्लियस यानी हाइड्रोजन और हीलियम तैयार हो चुके थे, लेकिन तब भी यूनिवर्स एक घने धुंधले सूप जैसा था। करीब 3,80,000 साल लगे जब पहले एटम बने और पहली बार रोशनी ब्रह्मांड में आजादी से घूम सकी। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? वो पहली रोशनी आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। ये ब्रह्मांड में हर तरफ फैली एक हल्की सी चमक है। ये बिग बैंग की सबसे पुरानी गूंज है, और ये उस थियरी का सबसे मजबूत सबूत है जो हमें आज तक मिला है। तो हमारे पास एक फैलता हुआ, रोशनी से भरा ब्रह्मांड था, लेकिन वो अभी भी काफी हद तक एक जैसा था। तो ये गर्म, एक जैसा सूप उन अरबों आकाशगंगाओं में कैसे बदला जिन्हें हम आज देखते हैं? चलिए ब्रह्मांड के बनने के अगले पड़ाव पर चलते हैं। इसका सारा क्रेडिट एक ही फोर्स को जाता है, ग्रेविटी। धीरे धीरे लेकिन लगातार ग्रेविटी ने शुरुआती गैस के बड़े बड़े बादलों को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। इन प्रोटोगैलेक्टिक क्लाउड्स को आप विशाल कॉस्मिक नर्सरी की तरह समझ सकते हैं, जहां पहले तारे और आकाशगंगाएं जन्म लेने वाली थीं। और इन नर्सरी से क्या बना? चलिए सिर्फ अपने घर मिल्की वे को ही देख लेते हैं। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि इसमें 100 से 400 अरब तारे हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे समझना भी मुश्किल है। मतलब धरती पर रेत के जितने कण हैं उससे भी ज्यादा। तो इस इतने बड़े शहर में हमारा पता क्या है? हम रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, जो एक छोर से दूसरे छोर तक करीब 1,00,000 लाइट ईयर फैली है। इसके बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसका नाम सैजिटेरियस ए स्टार है। और हम इसके सेंटर से काफी दूर ओरियन स्पर नाम की एक शांत छोटी सी गली में रहते हैं। अब जब हमें अपना पता मालूम है, तो चलिए और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि हमारा अपना कॉस्मिक मोहल्ला, हमारा सोलर सिस्टम लगभग 4.6 अरब साल पहले कैसे बना। एक सोलर सिस्टम बनाने की रेसिपी क्या है? आप गैस और धूल के एक बहुत बड़े घूमते हुए बादल से शुरुआत करते हैं। ग्रेविटी अपना काम करती है और ये बादल सिकुड़ने लगता है। बीच में दबाव इतना बढ़ जाता है कि एक तारा, हमारा सूरज, जल उठता है। बचा हुआ मलबा एक चपटी घूमती हुई डिस्क बन जाता है। इसी डिस्क में धूल के कण जुड़ते हैं, छोटे छोटे पत्थर बनते हैं, फिर चट्टानें और आखिर में प्लैनेटेसिमल। ये लाखों सालों तक एक दूसरे से टकराते और जुड़ते रहें, जब तक कि वो आज के ग्रह नहीं बन गए। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट्स चट्टानी हैं और कुछ गैस के बड़े बड़े गोले। ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, ये सब लोकेशन का खेल है। सूरज के पास जहां बहुत गर्मी थी, सिर्फ चट्टानी चीजें ही टिक पाईं, इसलिए हमें पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रह मिले। लेकिन सूरज से बहुत दूर जहां ठंड थी, वहां ग्रहों ने न सिर्फ चट्टानें बल्कि भारी मात्रा में बर्फ और गैस भी जमा कर लीं, जिससे बृहस्पति और शनि जैसे विशाल ग्रह बने। तो हमने ब्रह्मांड की कहानी तो देख ली, पर एक और कहानी है जो उतनी ही जरूरी है, और वो है हमारी अपनी कहानी। ये समझने की कहानी कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ फिट होते हैं। चलिए देखते हैं कि हम ये सब जानते कैसे हैं। हजारों सालों तक इंसानों ने आसमान की तरफ देखा और एक सीधा सा नतीजा निकाला। धरती अपनी जगह पर है और सूरज, चांद, तारे सब हमारे चक्कर लगा रहे हैं।
ये था जियोसेंट्रिक मॉडल, जिसे टॉलेमी जैसे विचारकों ने पक्का किया और करीब 1500 सालों तक इस पर कोई सवाल नहीं उठा। फिर एक ऐसा आइडिया आया जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। निकोलस कोपरनिकस ने एक बिल्कुल नया मॉडल सामने रखा। क्या हो अगर सूरज सेंटर में हो और धरती भी बस एक और ग्रह हो जो उसका चक्कर लगा रही है? ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं थी, ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने ब्रह्मांड में हमारी जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। ये क्रांति एक रात में नहीं हुई, ये तो ज्ञान की एक लंबी चेन थी जो सदियों से बनी थी। प्राचीन भारत में आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी घूमती है। फिर कोपरनिकस ने सूरज को बीच में रखा। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से बृहस्पति के चांद देखे और साबित किया कि हर चीज पृथ्वी का चक्कर नहीं काटती। न्यूटन ने हमें वो मैथ्स दी जिससे ये सब समझ आया, ग्रेविटी के नियम। और 20वीं सदी में एडविन हबल ने पाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। और फिर आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की हमारी पूरी समझ को ही बदल दिया। हर एक खोज ने अगली के लिए रास्ता बनाया। और आज ये खोज पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। हबल और जेम्स वेब जैसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप्स के साथ हम सच में टाइम में पीछे देख सकते हैं, क्योंकि रोशनी को हम तक पहुंचने में वक्त लगता है। तो जब हम अरबों लाइट ईयर्स दूर किसी गैलेक्सी को देखते हैं, तो हम असल में उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो अरबों साल पहले थी। हम ब्रह्मांड के बचपन की तस्वीरें ले रहे हैं। और हम सिर्फ वो नहीं देखते जो आंखों से दिखता है। रेडियो टेलीस्कोप हमें तारों के बीच छिपे ठंडे गैस के बादलों को दिखाते हैं। एक्स-रे ऑब्जर्वेटरीज हमें ब्लैक होल में गिरते हुए मैटर की जबरदस्त गर्मी को देखने देती हैं। हर तरह की रोशनी यूनिवर्स की पहेली का एक नया टुकड़ा सामने लाती है, और इन सब को मिलाकर ही हमें पूरी तस्वीर दिखती है। तो बिग बैंग से लेकर जेम्स वेब टेलीस्कोप तक सफर तो बहुत लंबा रहा है, लेकिन हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। वो रहस्यमयी डार्क मैटर क्या है जो गैलेक्सीज को एक साथ बांधे हुए है? वो डार्क एनर्जी क्या है जो ब्रह्मांड के फैलाव को और तेज कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अकेले हैं? हमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन ब्रह्मांड की कहानी अभी भी लिखी जा रही है, और शायद सबसे रोमांचक चैप्टर अभी आने बाकी हैं।